प्रारब्ध के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और आज की चर्चा में थोड़ा सा हमारा विषय आम बातचीत जो हम करते हैं उससे अलग, क्योंकि हमने ये पहले भी कहा था प्रारब्ध पे हर प्रकार के विषय, हर प्रकार की चर्चाएं होंगी और हर प्रकार के एक्सपर्ट्स को भी हम बुलाकर यहाँ पे उनसे उनके डोमेन की, उनकी फील्ड की बातें करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं श्री रंजय त्रिपाठी जी, जिनकी अपनी कंपनी है आरवीएल साइंटिफिक। इनका 25 साल से ज़्यादा अनुभव है देश भर के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के साथ काम करने का। वहाँ पे जो लैब्स हैं उन लैब्स को वहाँ की इक्विपमेंट्स और उनकी जहाँ पे प्रयोग होते हैं उनमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स और बहुत सारे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज के साथ काम करके उन लैब्स को वो इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करने का, प्लस आज कुछ साल पहले इन्होंने अपनी कंपनी खुद लॉन्च की है। अब ये खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और इनका जो अनुभव है बहुत सारे IITs और आपके जो यहाँ तक इंस्टीट्यूट्स लाइक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ पर भी इनके संपर्क और इनका काम होता है। तो वहाँ पे जो प्रोफेसर्स नई नई इन्वेंशंस कर रहे हैं और जो स्टार्टअप्स इंक्यूबेट हो रही हैं और इस तरीके के बहुत सारे आज इनके अनुभवों का और इनकी जानकारियों का हम लाभ लेंगे। पर विषय क्या है? विषय है अपॉर्चुनिटीज़ इन भारत। राइट नाउ भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब था। बहुत लोग कहते हैं कि GDP भारत जो है सन 1800 तक जो है दुनिया की 25% GDP जो है भारत की थी, लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा तहस नहस करने के बाद हार्डली 2% तक रह गई। हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। इसका बहुत सारा उदाहरण आपको यूपी के बहुत सारे जो फेमस जगह हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे, अलीगढ़ के ताले या कानपुर का चमड़ा और आगरा के जूते और बनारस की सिल्क साड़ियाँ, तो ये सब बिजनेस, ये और भी तमाम उदाहरण हैं, और ना सिर्फ यूपी में बल्कि ऑल ओवर इंडिया। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जो है भारत का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ था। बीच में उसको काफ़ी डिस्ट्रॉय किया गया और सब कोई चाइना से ही इंपोर्ट करने लगा। एक बहुत गंदी आदत लगवा दी गई डेलिबरेटली भी, और या सरकारी तंत्र की, या 2004 से 14 के बीच में हमने इसको बहुत ज़्यादा देखा। पर आज जब आत्मनिर्भर भारत की बात होती है तो सबसे ज़रूरी है कि हमारी सबसे पहले हम सिर्फ IT पर निर्भर ना हो, अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी अपनी हम सुदृढ़ करें, उसको मजबूत बनाएं। तो इस मैन्युफैक्चरिंग में क्या कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं हैं या मैन्युफैक्चरिंग में क्या कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आज हम इस पे बात करेंगे श्री रंजय जी से। रंजय जी, सबसे पहले आपसे एक बहुत बेसिक जनरल सवाल, डू यू फील कि देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन इंडिया राइट नाउ? पहले आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और मुझे बुलाया इसके लिए धन्यवाद। जी सर। देखिए, अपॉर्चुनिटी से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपॉर्चुनिटी हमारे देश में, खाली हम इस चीज़ को अगर देख लेते हैं कि हमारे देश का जो ज्योग्राफी है, हमारे देश का जो डेमोग्राफी है और हमारे देश की जो जनसंख्या है, इसको अगर देखें तो हमारे सेल्फ सस्टेन्ड हमारी इकोनॉमी हो सकती है। और सब सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी जो है उसका मतलब ये होता है कि हम अपने खुद के उत्पाद बनाएं और हमारे खुद के वो उत्पाद जो हैं वो हमारे उत्पाद जो हैं वो हम खुद कंज्यूम कर लेते हैं। हमको कहीं और ज़्यादा मार्केट देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब क्या होता है कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग अगर हम सेक्टर देखें तो इतना ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध हैं। हम अगर अपने आसपास देखें तो हमारे पास मतलब फूड प्रोडक्ट से लेकर के, इंजीनियरिंग गुड से लेकर के, कंज्यूमेबल गुड से लेकर के, बच्चों के खेलने वाले खिलौने से लेकर के, आम घरेलू प्रयोग होने वाली चीज़ों को ले लिया जाए, इन सब चीज़ों में हमारे पास प्रोडक्शन का एक बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। और हम इस अपॉर्चुनिटी को कैसे भुना सकते हैं, इस पे हम अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ओके, तो आप कह रहे हैं कि भारत में अपॉर्चुनिटी सिर्फ इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का एक पहले से इतिहास रहा है, बल्कि इसलिए भी कि भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। तो हमारे 1.5 अरब जो जनसंख्या है मोटा मोटी, तो उसकी जनसंख्या की भी अपनी बहुत सारी नीड्स हैं और हर प्रकार के नीड्स हैं। और सबसे मेन बात है कि भारत में हर प्रकार की वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके माध्यम से इस जनता को के खाने से लेकर इसकी सुविधाओं तक का सारा सामान यहीं पे उसको अवेलेबल कराया जा सकता है। वंडरफुल। अब जैसे मोबाइल वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग हो गई है, जैसे स्वतंत्रता के समय यहाँ पे कुछ पुरानी ब्रिटिश कंपनीज यहाँ काम कर रही थी, वो बाद में भी यहाँ पे सप्लाई करती रही क्योंकि यहाँ
जैसे आपके टूथपेस्ट, आपके साबुन, ये सब यूनिलीवर, तो बाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये सब बाहर की कंपनीज आज भी दे रही थी, जब तक पतंजलि नाम का एक बहुत बड़ा इनको झटका नहीं लगा, जिसने दंत कांति से इनके पूरे टूथपेस्ट साम्राज्य को हिला दिया। पॉइंट इज कि आपके जो डेली रोजमर्रा की चीज़ें वो भी आपकी अपनी भारत की पूर्ण रूप से भारतीय कंपनीज बना सकती हैं। ठीक, और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा जी कि अगर हम देखें तो हम प्रत्येक दिन मतलब डेली सुबह उठने से लेकर के रात को सोने के बीच में जी जितने भी हम उस उत्पाद का प्रयोग करते हैं जी उसमें हम इतने सारे उत्पाद ऐसे हैं जो हमारे आसपास हैं जी जिससे एक बहुत अच्छा बिजनेस बनाया जा सकता है। जी राइट, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, अपॉर्चुनिटी बहुत सामने आ जाएगी। वंडरफुल। तो जैसे बात हो रही है कि जो लोग व्यापार करना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग में अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, उनके लिए अब हम जैसे अब हम रंजय जी से जानना भी चाहेंगे, जैसे व्यापार दो तरीके का, एक तो डायरेक्ट रिटेल है कि आप आम जनता से डायरेक्ट डीलिंग कर रहे हैं, दूसरा है B2B जिसको बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में एक मैन्युफैक्चरर दूसरे मैन्युफैक्चरर को अपनी सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है। सो जैसे यूपी में बहुत प्रसिद्ध स्कीम है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो इसमें बहुत सारे हथकरघा के और हमारे जो उस जिले के अपने प्रसिद्ध चीज़ें थी उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो लोग कर रहे हैं उनको प्रमोट करने के लिए काम किया गया। पर अब जब उनको एक पहले वो पारंपरिक तरीके से काम कर रहे थे, पर अब वो स्टैंडर्डाइज तरीके से और उसको बहुत फॉर्मल तरीके से, बहुत प्रोफेशनल तरीके से भी नई मशीनों के साथ में वो अपने प्रोडक्ट्स और कम कॉस्ट पे ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं। तो उनको उस प्रकार की मशीनें प्रोवाइड करने के लिए भी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो भी पैदा हो सकती हैं जो B2B की तरह काम करें। तो जैसे अभी चर्चा हो रही थी ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, भी अपने आप में एक बेहतरीन स्कीम है, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसकी वेबसाइट पे सारी डिटेल है कि किस जिले में क्या प्रोडक्ट होता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे हाँ मैं अगर बोलूँ तो जैसे कि ODOP का में क्या हो रहा है कि मतलब होता है ODOP का, ये हम यूपी उत्तर प्रदेश सेंट्रिक मान के लिए बात कर लेते हैं अगर, तो उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट जी। कोई भी जिला आप अगर उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो हर जिले में कोई न कोई एक ऐसा उत्पाद है जो बहुत यूनिक है जी, जो उस जगह की खासियत है, स्पेशलिटी वहाँ की जी। अब अगर हम एक अपॉर्चुनिटी अगर हम अभी देखें, अभी हम लोग पीछे वर्कआउट कर रहे थे तो हमारे एक मित्र हैं, अब हम लोग एक इसी ODOP के एक प्रोडक्ट को हम लोग एक इंटरनेशनल स्वरूप देने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो ऐसे में एक उत्पाद है जो कि आप देखेंगे तो अयोध्या जी, हमारा जो अयोध्या जी हैं बस्ती जी। और आपका ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में बहुत अच्छे से सिरका उत्पादन होता है। सिरका जो है एक ऐसा उत्पाद है जिसके बारे में जो पारंपरिक तौर पे हमारे घरों में बहुत कभी किसी जमाने में प्रयोग किया जाता था जी। ये सिरका जो है आपके इतने सारे विकारों को, शरीर को दूर कर देता है जी। जिसका कोई मतलब मेडिकल और साइंटिफिक प्रूफ भी है, लेकिन उसका कोई प्रयोग नहीं होता है। जब भी घरों में आप देखेंगे किसी घर में अगर किसी को सिरका यानी कि विनेगर जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, अगर उसको लेना है तो नियरेस्ट अपने बनिया की दुकान पे जाता है, कहता है एक सिरका लीजिए, और वो एक केमिकल का एक बॉटल उसको पकड़ा देता है, एसिटिक एसिड, और वो सिरका है जी। वो फैक्ट्री में बना, देखिए वो और एक ऑर्गेनिक केमिकल है जी। और हम जो सिरका जो जिसकी हम जो बात कर रहे हैं, जो अयोध्या जी से बस्ती और आगे गोरखपुर वगैरह के इलाके में जगह जगह बना, किसी जमाने में तो घर घर बनाया जाता था, प्राकृतिक, हाँ, वो गन्ने के जूस से बनाया जाता है। गन्ने का जूस निकाल करके मटकों में रख करके और उसको लगभग नेचुरल फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। नेचुरली वो 1-1.5 महीने के बाद में आप इतना फर्मेंट हो जाए, आप उसमें देखेंगे वो बिल्कुल बजबजाने लग जाता है। फिर उसको देसी घी में या सरसों के तेल में तमाम स्पाइसेस डाल के, लाल मिर्च, जीरा और सब डाल करके उसको उसमें फ्राइड कर देते हैं, तो एक आपका नेचुरल सिरका तैयार होता है। अगर केमिस्ट्री से देखा जाए तो इट इज ऑल्सो एसिटिक एसिड, लेकिन ये नेचुरल एसिटिक एसिड है। और जो हमको व्हाइट कलर का जो बॉटल में मिलता है, जितना ट्रांसपेरेंट आपको कलरलेस सिरका मिलेगा वो उतना ज्यादा खराब सिरका है, उतना ज्यादा खराब सिरका है, उतना ज्यादा आप ऑर्गेनिक प्योर ऑर्गेनिक केमिकल कंज्यूम कर रहे हैं जी। अब इसमें अपॉर्चुनिटी की अगर बात देखें तो हमारा वो सिरका जो है हाईवेज पे जब आप जाएंगे, लखनऊ टू अयोध्या हाईवे पे जाएंगे तो आपको देखेंगे सिरका 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 की दुकानें हैं, लेकिन वो सिरका जो है
उस लोकलाइज जगह से दूर पड़ नहीं पा रहा है। नेचुरल है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, डेली 1 चम्मच लोगों को खाना चाहिए। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, दाल में डाल के बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो अब क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं, जो आपके दर्शक हैं उनमें से किसी के लिए हो सकता है यहीं पे मैं बिजनेस उसको खड़ा कर दे रहा हूं उसके लिए कि आप इस सिरके को अच्छी बॉटलिंग कराइए, अच्छी पैकेजिंग कराइए, अलग अलग वॉल्यूम की पैकेजिंग कराइए। पीपल वांट 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml। इसकी पैकेजिंग लीजिए, ग्लास पैकेजिंग लीजिए, अच्छा इसका आउटलुक दिए, प्लस इस सभी सिरके का आप एक लेबोरेटरी टेस्ट कराइए। उस लेबोरेटरी टेस्ट में इस सिरके के अंदर में क्या क्या कंटेंट है, कौन सा कंटेंट कितने % है, और ये नेचुरल है, इट इज नॉट केमिकल प्रोड्यूस्ड, इसका सर्टिफिकेशन लीजिए और फिर इस प्रोडक्ट को आप दीजिए। अब बाजार में अगर जो आपको ऑर्गेनिक केमिकल एसिड जो 50 रुपए लीटर मिल रहा है, वो आदमी इसको कंज्यूम करके 50 रुपए का लीटर लेके 50,000 की बीमारियां कंज्यूम कर ले रहा है। उसकी जगह पर अगर कोई 100 रुपए का एक नेचुरल प्रोडक्ट का ये लेगा तो वो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा और आप बिजनेस बना सकते हो। अब उसमें क्या होता है कि ये डिपेंड करेगा कि आपने इसको कैसे लिया, इसकी मार्केटिंग आपने कैसे की, इसको आपने आगे प्रमोशन इसका आपने कैसे लिया, ये सब चीज जब करेंगे तो एक पर्टिकुलर जिले का एक प्रोडक्ट आप अयोध्या जी से ही उठा करके उसको जम्मू से लेकर के आप चेन्नई तक आराम से सेल कर सकते हैं। मैं जैसा कि रंजय जी ने कहा, ये इन्होंने रिटेल की बात की कि आपने सिरका की अच्छी सोर्सिंग की और उसके बाद उसको एज अ प्रोडक्ट अपना पैकेजिंग करके अपना ब्रांड लगा के आपने उसको बेचा, बट ये रिटेल है। जिन लोग को B2B में जैसे अब ये क्या है कि इन्होंने एक बात और कही कि आप इसकी स्टैंडर्डाइजेशन करिए, ठीक है, या स्टैंडर्डाइजेशन किसी लैब से कराइए। B2B में कि ये लैब भी बनाना भी अपने आप में एक बिजनेस है और एक अपॉर्चुनिटी है। आप एक लैब बना सकते हैं NABL एक्रेडिटेड, आप वहाँ पे बहुत अच्छा एक सेंटर बना सकते हैं कि जिस भी शहर में हो आप, जहाँ आपको लगता है, और आप ये सारे प्रोडक्ट्स की स्टैंडर्डाइजेशन का भी काम ले सकते हैं कि आपके द्वारा सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट है वो एकदम बहुत बढ़िया है। और ये सरकार इस तरीके की लैब्स को भी प्रमोट कर रही है। तो आप अपने ज़िले में एक लैब बनाइए और ना सिर्फ सिरके की बल्कि बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स की या अन्य प्रकार की टेस्टिंग्स वहाँ कराइए या करने के लिए। और सर्टिफिकेशन जैसे ISO 91 या इस तरीके के आप सर्टिफिकेशंस भी, ISO तो नहीं लेकिन आप एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस भी लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें आप क्वालिटी जो है उसकी प्रोडक्ट की एकदम ये मांग दो। इसमें सिरका सिर्फ एक प्रोडक्ट है जिसकी बात हो रही है, इसके साथ ऐसे बहुत सारे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप पुश कर सकते हैं, जान सकते हैं। आप पुश करें। हाँ, इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि जो अगर कोई लैब सेट करना चाह रहा है कि हमें अब लैब, जाहिर सी बात है कि एक बहुत सारे लैब इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी लैब बनाने के लिए। जाहिर सी बात है इतना पैसा इन्वेस्ट करके मात्र एक प्रोडक्ट के लिए खाली एक जिले में आप नहीं बैठ सकते हैं। उसका एक तरीका ये होता है कि मान लीजिए आपने लैब सेट किया नियरेस्ट फॉर एग्जांपल लखनऊ में, और लखनऊ में सेट करने से क्या होगा कि आपके रायबरेली के जो प्रोडक्ट्स हैं, आपके जो अयोध्या जी के फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं, बहराइच के जो फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं, लखीमपुर के जो हैं, सीतापुर के जो हैं, अप टू बस्ती वगैरह के जो भी प्रोडक्ट्स है वो आप एक जगह पे कर सकते हैं। एक लैब सेट है, हालांकि ऐसी लैब जो है सरकार ने खुद सेट की हुई है। आप उनके यहाँ पे भी जाकर के टेस्ट करा सकते हैं जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, या इन लैब, भाई एक लैब है और भी दूसरी प्राइवेट सेक्टर भी का भी कोई एंटरप्रेन्योर ऐसा हो सकता है कि जी हम एक लैब सेट कर रहे हैं जहां पे हम सारे प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करके सर्टिफिकेशन करेंगे एंड दिस सर्टिफिकेशन विल बी मीटिंग द NABL स्टैंडर्ड्स। तो वो भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी। आप टेस्टिंग लैब सेट कीजिए, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गई कि प्रोड्यूसर से आप सामान लीजिए और उसको स्टैंडर्डाइज कीजिए। और तीसरा एक अपॉर्चुनिटी इसमें और भी है, जब सिरका बनेगा, जब आप इतने मास स्केल पे आप बनाएंगे तो आपको जो कन्वेंशनल तरीका है उस कन्वेंशनल तरीके से थोड़ा अलग हटना पड़ेगा। भाई मैं तो ये कहूंगा जो नेचुरल फर्मेंटेशन है वो होने दीजिए। नेचुरल फर्मेंटेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सर। आपके कंटेनर्स बड़े हो जाएंगे, आपके फिर अब उसके बाद जो है, अब आप उसको जब आप उसको प्रोसेस करके जब आप उसको आप मसालों से उसको फ्राई करते हैं, वो आप मॉडर्न मशीन से कीजिए। उसके बाद से आप उसका जो फिल्ट्रेशन करेंगे,
फिल्ट्रेशन कर जो है उसको आप मॉडर्न मशीन से कीजिए, उसकी पैकेजिंग आप अच्छे मशीन से कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट में कंसिस्टेंसी आएगी। तो अगर आपने पर्टिकुलर बैच को टेस्ट कराया है तो उस पर्टिकुलर बैच में अगर मान लीजिए आपने 1000 लीटर प्रोडक्ट बनाया है तो चाहे वो 100 ml की बॉटल होगी चाहे 1 लीटर की बॉटल होगी, सब में प्रोडक्ट में कंसिस्टेंसी होगी। तो अब क्या होगा कि इस टाइप की मशीनें बनाने वाले भी आगे आ सकते हैं, जो आपको फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज तैयार करके दे सकते हैं, कुकर दे सकते हैं, बॉयलर दे सकते हैं, पैकेजिंग दे सकते हैं, मतलब सॉर्टिंग, बैच प्रिंटिंग, एवरीथिंग दे कैन प्रोवाइड टू यू। इसमें जो आपने कहा, इसमें क्रिएटिव लोग भी काम कर सकते हैं। जो पैकेजिंग है, अगर आप उस भाई जाहिर सी बात है आज के रेट में एक बहुत बड़ा जो सेल्स का जो तरीका है उसमें पैकेजिंग भी बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सो पैकेजिंग करने वाले लोग वो भी एक इसको जो है अपना एक नया आयाम दे सकते हैं कि सेम प्रोडक्ट है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, पर आपने उसकी पैकेजिंग बहुत बढ़िया कर दी तो आपने उसके लिए उसके रेट्स भी बढ़ गए, उसकी पब्लिक में एक्सेप्टेंस भी बढ़ गई और आपने उसको बहुत एक स्टैंडर्डाइज तरीके से बेचा। जैसे फॉर एग्जांपल पॉपकॉर्न, सड़क पे हम लोग भुट्टा खाते थे, लेकिन बाद में जब उसकी पैकेजिंग प्रॉपर प्लेसमेंट हो गई सिनेमा हॉल्स में तो वो एक अपने आप में बहुत हायर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हो गया और लोग खाते हैं उसको। 20 रुपए का पॉपकॉर्न वहाँ पे 200 रुपए के खाते भी हैं। अभी साथ में एक मखाना भी हमारा मेन स्ट्रीम हो गया है कि पहले मखाना सिर्फ नवरात्रों में या इस प्रकार से घरों में इस्तेमाल होता था, पर अब वो एक प्रॉपर पैकेजिंग के साथ में और उसके जो फ्लेवर्स आ गए हैं डिफरेंट और वो अब पॉपकॉर्न को भी रिप्लेस करने के मोड में, तो मखाना भी अपने आप इस तरह के बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिस पे काम हो सकता है। प्लस अब हम फूड प्रोडक्ट से अपनी बात हटाते हैं, अब हम बात करते हैं थोड़े हाई लेवल की कि जैसे आपने बताया, अभी चर्चा भी हो रही थी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आपने काम किया, IITs हैं ये, तो इनके यहाँ भी तो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही होंगी, इनके यहाँ भी तो कुछ इनके इनोवेशन बच्चे कर रहे होंगे। तमाम PhD करने वाले हैं, सिर्फ आर्ट सब्जेक्ट में PhD करने वाले बच्चे थोड़ी हैं, टेक्निकल स्पेस में भी PhD करने वाले हैं, उन्होंने कुछ नया इनोवेशन किया तो क्या, लेकिन वो निकल के अपने इंस्टीट्यूट से बाहर निकल के उसको बेच तो पा नहीं रहे हैं, उसका कुछ कमर्शियल यूटिलाइजेशन तो कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या ये जनता उन इंस्टीट्यूट्स में होने वाले डेवलपमेंट्स का कुछ फ़ायदा उठा सकती है क्या? देखिए, मैं ये कहूँगा कि 2015 के बाद से जो एक स्टार्टअप का जो कल्चर चालू हुआ, जो कि पिछले 2 साल में ड्यूरिंग कोविड पीरियड बहुत ज़्यादा बढ़ा, वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टार्टअप हब हम बने हैं, मतलब, और हमारे इंडिया से ही निकले हुए, इंडिया के ही पढ़े हुए लोग, इसी इंस्टीट्यूशंस के पढ़े हुए लोगों ने वर्ल्ड की टॉप 10 स्टार्टअप बनाए जो आज यूनिकॉर्न बन चुकी, जो यहाँ से बाहर तक गए हैं। एनीवे, हम वापिस आते हैं। क्या होता है कि इसके बाद ऐसा कल्चर बना कि इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक को आपस में कंबाइन कर दिया गया है, मतलब उनका कम्युनिकेशन बहुत ईजी कर दिया गया है। आप किसी भी नियरेस्ट इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं जी, और उस इंस्टीट्यूशन में जा कर के आप पता लगा सकते हैं, उनकी साइट पे जाइए, साइट पे ब्राउज कीजिए, वहाँ पे है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर उदाहरण दूंगा, अगर आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे एक है एंटरप्रेन्योर कॉर्नर। उस एंटरप्रेन्योर कॉर्नर को जब आप टच करेंगे तो उसके अंदर में अलग अलग सेक्टर्स आएंगे। अभी तक हम लोग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को ये मान के चलते थे कि भाई ये हमारा न्यूक्लियर सेंटर है और शायद ये परमाणु बम बनाते हैं। ऐसा नहीं है, वो दिन भर बैठ के खाली परमाणु बम नहीं बनाते, वो बहुत सारे फील्ड पे काम करते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, वाटर प्योरिफिकेशन पे भी वो काम करते हैं, वो खाद पे काम करते हैं, वो किसानों के लिए भी काम करते हैं। तो जब आप वहां पे जाएंगे एंटरप्रेन्योर कॉर्नर पे, तो वहां पे आपको अलग अलग सेक्शन मिलेंगे, मेडिकल, एग्रीकल्चर, वाटर, केमिकल। उसमें आप जाइए, फॉर एग्जांपल आप एग्री पे गए तो आप देखेंगे कि वो एग्री सेक्टर के लिए वो तरह तरह के खाद डेवलप करने का वो टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की हुई है। वहाँ पे बहुत सारे जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स भी डेवलप किए हैं, जो कि जिसका कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है, वो आप डालेंगे और वो तो इन इंस्टीट्यूशन पे जाएंगे, उसी वेबसाइट पे ही आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तो थोड़ा और ओपन हो गया है, उसने वेबसाइट पे दिया है कि यू सेलेक्ट योर ओन प्रोडक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट है, अच्छा, जो आपको लगता है कर सकते हैं। ओके, यू सेलेक्ट योर ओन एरिया। उसी पे उन्होंने दिया है कि हमारे पास इस प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड लाइसेंसिंग अवेलेबल है। वहीं पे उन्होंने लिखा हुआ है कि इसकी फीस भी इतनी है। वहीं पे उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको किस किस मशीनरी की जरूरत है, कितने एरिया की जरूरत है,
पूरा डिटेल उन्होंने साइट पे वहीं पे दिया हुआ है। 150 रुपये मात्र उसकी फीस है। आप ऑनलाइन जमा कीजिए, उनको एक एप्लीकेशन डालिए, वो आपको भेज देंगे कि जी ये आप कर सकते हैं। फिर लाइसेंसिंग कराइए, उनसे मिलिए। तो ये चीज़ें अवेलेबल हैं। उसी तरह से आप तमाम CSIR लैब्स के पास हैं, उनका काम ही रहा, मतलब जब से काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, उनका काम ही यही रहा है कि उनका नाम से ही है कि उनको साइंटिफिकली इंडस्ट्री डेवलप करना है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे उत्पाद बनाए हैं, बहुत से प्रोडक्ट बनाए हैं जो फाइलों में धूल खा रही थी, अब वो ओपन है। आप जाइए, आप देखिए, नियरेस्ट जो सेंटर हो उससे पता लगाइए उन्होंने क्या डेवलप किया है। आप देखिए कि वो आप उसमें से क्या ले सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, लखनऊ में ही है CSIR CMAP, जो कि आपका एरोमेटिक प्लांट्स पे बहुत अच्छा काम है उनका। एरोमेटिक प्लांट्स मतलब कि वो प्लांट्स जिनसे आपके एरोमा मतलब सुगंध, लेकिन जो ऑयल जिनसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे मेंथॉल हो गया, तुलसी हो गई, इस प्रकार के लेमन ग्रास हो गया, जिसके बहुत सारे अव्यय अब अपने ऑर्गेनिक टी आप अलग अलग फ्लेवर की पीते हैं, उसमें वही आते हैं। आपके जो जो आपको सर को ठंडा रखने वाले तेल आते हैं, उसमें मेंथॉल का, या आपके टूथपेस्ट में मिंट बेस्ड, या जो भी इस प्रकार के बहुत सारे प्लांट्स और उनके ऑयल्स का एक्सट्रैक्ट जो है काम आता है। तो उस पर वो रिसर्च करते हैं, उस पर उससे संबंधित उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट बना के रखे हुए हैं। आप जाइए, उनसे लाइसेंस लीजिए, और वो प्रोडक्ट आपको बनाने का अपने यहाँ तक कि 6 महीने तक तो आपको ट्रेनिंग में देते हैं कि वो अपने इंस्टीट्यूट में आपको बना के सप्लाई कर सकते हैं। आप अपना ब्रांड लगाइए, और आपको लगता है कि अगर प्रोडक्ट क्वालिटी है, आप उसको प्योर मार्केट करिए, बेचिए। देयर इज होल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। सर आप कुछ हाँ, तो अब इसी तरह से ये तो वो है जैसे कि, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा उसमें ये है कि मेरे कहने से या आपके कहने से या किसी के भी कहने से वो किसी भी फील्ड में ना कूद जाए। हाँ। सबसे जरूरी चीज़ होती है कि 2 तरीके के लोग होते हैं, या तो कोई ऑलरेडी कोई जॉब कर रहा होता है और वो चाहता है कि 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के एक्सपीरियंस के अंदर ही शुड बिकम ए एंटरप्रेन्योर। दूसरा होता है कि जो कहता है कि चलो मुझे कुछ करना ही है शुरू से ही। तो जिसको शुरू से कुछ करना है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट ही शुड टेक ए प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर नॉलेज एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑन द अपने आप प्रोडक्ट। समय दीजिए, जो प्रोडक्ट वो बनाना चाहता है उसके मार्केट स्टडी करे, उसका मार्केट में कितना रिक्वायरमेंट है, वो कहाँ बेच सकता है, कहाँ क्या कर सकता है, वो स्टडी करे। और जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है तो वो उस फील्ड में घुसने की कोशिश करे जिसको वो करता आया है। भाई मैं कह दूं कि सिरके का बिजनेस कीजिए, आप करते आए हैं मोबाइल फोन का पिछले 10 साल से काम, तो आपको वो बड़ा डिफिकल्ट होगा उसको आगे बढ़ाने में। यू शुड गो इन मोबाइल फोन ओनली, या उसी से रिलेटेड चीजों को, इलेक्ट्रॉनिक्स, उससे रिलेटेड चीजों में जाइए। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने अंदर में एक एक्सपर्टीज भी डेवलप करना है, खाली किसी कहने से नहीं कूद जाना है। अपने डोमेन में एक्सपैंड करिए, जिस बिजनेस को आप जानते हैं, जिस ट्रेंड को। ये एक सुझाव है, पर ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। यदि कोई करना चाहे दूसरे फील्ड को तो भैया आपका स्वागत है, बिल्कुल करिए। और हर फील्ड में आज की डेट में ग्रोथ है। बात यह है कि हर फील्ड, कोई फील्ड आप चुन लेते हैं, उसमें ग्रोथ भारत में बहुत ज़्यादा है। आज का हमारा बेसिकली विषय वही है, अपॉर्चुनिटीज़ इन भारत। सो जिस पे भी, अब जैसे आपने बताया कि इंस्टीट्यूट्स का भी जो है जनता से इंटरेक्शन, वो इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज कैन टेक अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स। और यहाँ तक कि अब जैसे सरकार का भी, अब जैसे GST आने के बाद भी मैन्युफैक्चरिंग करना या कहीं कोई प्रोडक्ट को सप्लाई करना, ये भी काफ़ी आसान हो गया है। और इसको जैसे लॉजिस्टिक्स की भी बात रंजय भाई हो रही थी, तो लॉजिस्टिक्स को हम एक अलग सेपरेट चर्चा करेंगे, बहुत लंबी चर्चा उस पर कर सकते हैं कि सामान का ट्रांसपोर्टेशन में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और पैकेजिंग में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और सामान के सेफली पहुंचने में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप एक प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट की तरह नहीं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, एक सर्विस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, तो आप अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतर बना सकते हैं, जो आज का भारत का माहौल है और जो आज भारत की ज़रूरत है, प्लस उत्तर प्रदेश की भी ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश की सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए पूरी तरह अपने आप को तैयार करना चाहती है कि हमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचना है, प्रतिबद्ध है। और उसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता या बाहर किसी का जैसा भी योगदान है, पूरी तरह वेलकम है। जिसके जो अपॉर्चुनिटी समझ में आती है, जिसके जो आइडिया समझ में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रंजय भाई की ही बात से मैं बात करूंगा कि IIT कानपुर में एक फिल्टर सरफसोसा मास्क की कहानी आप बताइए शॉर्ट में, और फिर इसके बाद हम इस वीडियो का रैप अप करेंगे। तो जो हमारे
बाई चांस हम जानते हैं जो कंपनी है, बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं संदीप पाटिल जी, IIT कानपुर से PhD हैं, तो उन्होंने जो है नैनो फाइबर पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है और वो जो है कुछ नैनो फाइबर्स बना रहे थे और उनके जो प्रोडक्ट्स बने हुए हैं वो बहुत सारे कंपनीज उनसे खरीद रही थी। फिल्ट्रेशन में टाटा स्वच्छ जैसे वाटर प्यूरिफायर और कई अलग कंपनीज उनके खरीद रही थी। और अचानक से जब ये कोविड चालू हुआ तो मास्क की भारत में जरूरत पड़ी और कोविड जब चालू हुआ था उस समय हमारे देश से मास्क का ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं था, ऐसा कोई मास्क लोगों के जीवन में नहीं था। तो IIT कानपुर में उन्होंने संदीप पाटिल जी ने जो है इस अपॉर्चुनिटी को लिया। उनके पास एक नैनो फाइबर की टेक्नोलॉजी थी और उनके पास फिल्ट्रेशन का एक्सपीरियंस था। उन्होंने तत्काल जो है एक मास्क का एक उन्होंने वर्कशॉप IIT कानपुर कैंपस के अंदर ही चालू कर दिया, फैक्ट्री। वो कैंपस के अंदर में ही फैक्ट्री है, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में उन्होंने फैक्ट्री बनाई है। ये अपॉर्चुनिटीज तैयार है और ये कोई भी कर सकता है। तो उन्होंने चालू किया और उसके बाद जो है उन्होंने वो मास्क बनाया, श्वासा मास्क। और उस श्वासा मास्क को जो है जब अयोध्या में भूमि पूजन हुआ था राम लला का मंदिर का, तब मोदी जी ने उस श्वासा मास्क ही पहना था। और उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड मास्क दैट वाज बीइंग प्रमोटेड बाय मोदी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक मास्क के लिए उसकी क्या फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होनी चाहिए, उसका जो फाइबर है वो आदमी को अंदर नहीं जाना, मतलब जितनी भी वर्ल्ड की सर्टिफिकेशंस होती हैं वो सारा सर्टिफिकेशंस उन्होंने ले लिए थे। तो आप वर्ल्ड का कोई भी बेस्ट मास्क को, चाहे कोई भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये एक जो टॉप कंपनी उनके साथ में अगर आप उनके मास्क का कंपेरिजन करेंगे तो टॉप क्लास की और उनसे हाफ प्राइस, एंड इट वाज ए ग्रैंड सक्सेस। आज वो कंपनी क्या वर्थ होगी? वर्थ मैं नहीं बता सकता, बट आई थिंक इट शुड बी इन हंड्रेड्स ऑफ करोड्स, मोर देन 100 करोड़ ऐसा उनका। जैसे पाटिल जी की बात आपने बताई रंजय जी ने कि उन्होंने तो वो स्वयं उस प्रोडक्ट को या अपनी जो एक नॉलेज थी टेक्निकल उनके पास थी उसको उन्होंने तुरंत कमर्शियल एस्पेक्ट दिया और कोविड के दौरान। बट बहुत सारे प्रोफेसर, बहुत सारे साइंटिस्ट या PhD ऑनर्स ऐसे हैं जिनके पास उनके अपनी इन्वेंशन अभी पड़ी हुई हैं और वो शायद उतनी पूरी तरह उसको कमर्शलाइज नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो भी हमारे दर्शक हैं वो या जो भी मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस फेज में जाना चाहते हैं उसका पूरा लाभ ले सकते हैं इस जानकारी का। आखिरी टिप्पणी लेते हुए मैं रंजय भाई से इस वीडियो को रैप अप करना चाहूँगा सर। तो मेरा देखिए इसमें कहना यही है आपके दर्शकों को कि अपॉर्चुनिटीज़ भारत में की कोई भी नहीं है। जॉब को अगर आप सिर्फ एक नौकरी मानते हैं तो आई फील इट इज़ नॉट गुड। जॉब मीन्स आप क्या अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं, आप अपना कोई भी तरह का आप एक सेटअप लगा सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो जॉब। मैं जिस कंपनी में, मेरी जो कंपनी है उस कंपनी का मैं भी खुद अपने आप को एम्प्लॉय मानता हूँ, मैं भी एक जॉब करता हूँ उस कंपनी में। तो जॉब इज़ लाइक आप बनाइए, अपना एक बिजनेस खड़ा कीजिए, एक व्यवसाय बनाइए और वो व्यवसाय बनाने के लिए एक छोटी सी चीज़ भी आप बहुत आगे ले जा सकती है, यू कैन नॉट इमेजिन। एग्जाम्पल के तौर पे IIT कानपुर की ही एक स्टार्टअप कंपनी है जो मजाक में शुरू हुई थी। उन्होंने देखा अपॉर्चुनिटी, कहा चलो करके देखते हैं और वो भी आज कई करोड़ों की टर्नओवर की कंपनी है। क्या बनाते हो? वो मंदिरों से खाली फूल उठाते हैं। अच्छा। जो मंदिरों में जो फूल हैं चढ़ाए जाते हैं वो बाद में वेस्ट होते हैं, उनकी गाड़ियाँ हैं, वो मंदिरों से वो फूल उठाते हैं। कानपुर से आगे एक रानीपुर रनिया रोड पे उनकी एक पूरा एक बड़ा सेंटर है, वहाँ पर उन फूलों को ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, उनका एक्सट्रैक्ट लेते हैं और उससे वो अगरबत्ती और धूप बत्ती बना करके बेचते हैं। और बहुत बड़ा सेटअप है उनका, मतलब इट हैज़ बिकम करोड्स। जो आपने शुरू में अपनी एक बात कही थी कि डेली लाइफ के भी जो आपके आसपास जितने प्रोडक्ट हैं जो आप देखते हैं उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है। दूर न जाएं, अपना रोज़मर्रा का जीवन देखें, उसमें मौके देखें और अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं आप। और आज का समय निराशा का बिल्कुल नहीं है, बहुत सारी होप है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी उम्मीदें हैं। सरकार, जनता और सिस्टम्स, इंटरनेट सब आपके डिस्पोजल पर है। गो फॉर इट, मेक योर लाइफ। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रंजय जी से हम लगातार फिर से मिलते रहेंगे, इनको
और इनकी और भी सारी एक्सपर्टीज हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। अलग अलग टॉपिक पे जो है बिल्कुल, लोग बिल्कुल। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच। ठीक, धन्यवाद। नमस्कार।